बिल्कुल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से डिसीजंस यहाँ पर यूनुस लगातार ले रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से बेहद ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, अटपटी बातें करने लगे हैं, बड़बोलापन उनका बार बार निकलकर सामने आ रहा है। कहने को वो नोबेल पीस लॉरेट हैं, उसके बावजूद ना वो पीसफुल बातें करते हैं, ना पीस अपने देश में कायम कर पाए हैं। देखिए, मेरा ख्याल है इनसे नोबेल प्राइज वापस ले लेना चाहिए। ये तो पर्सनल ग्रज के ऊपर काम करने वाला आदमी है। ये तो जब बांग्लादेश के अंदर मारकाट चल रही थी उस समय पेरिस में ओलंपिक गेम देख रहा था। और ये तो जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जीते थे तो उस समय ये कहा था कि ये अमेरिका के लिए सूर्य ग्रहण है। और यही कारण है कि इनकी तारीफ 37% बढ़ गई। तो दिस मैन इज नॉट ए स्टेट्समैन, दिस मैन इज नॉट ए लीडर, इट इज ओनली ए टेम्परेरी फेज। पर अब मैं दो तीन बात जो आपने पूछी थी कि वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट ये है, ये श्रीमान जी नहीं जानते। दो बात बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जिस त्रिपुरा को वो लैंडलॉक्ड कंट्री कह रहे हैं, अगर इस त्रिपुरा ने अपने पावर स्टेशन बंद कर दिए तो बांग्लादेश को बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, अंधेरे में बैठ जाएंगे ये। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान म्यांमार के थ्रू थाईलैंड तक जो हाईवे बना रहा है, वो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही ये जो सातों सिस्टर्स हैं, मेघालैंड, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये सब की सबको डायरेक्ट और खुली एक्सेस मिल जाएगी पैसिफिक में। और पैसिफिक में यानी कि समुद्र में खुली छूट मिलने के बाद में एक गेम चेंजर हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहेंगे यूनुस साहब? तो लिहाजा हम बिल्कुल इसे कट ऑफ करते हैं। अच्छा, अब एक इन्होंने और बात कही हमारे अरविंद जी ने कि इसको चिकन नेक कहना बंद करो। अरे, मैं तो इसे कहूंगा और भी पतली नेक कहो। भाई, ये जो बातें होती हैं फौज के अंदर, हम जहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वहां हम दिखाते हैं कि वहाँ बहुत कमजोर है। जहाँ बहुत कमजोर होते हैं वहां हम दिखाते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। क्या हम नहीं जानते कि हाशिमारा कितने दूर है वहां से? क्या हम नहीं जानते कि वहां पर राफेल पोस्टेड है? क्या हम नहीं जानते कि कौन सा सिक्योरिटी मेथड नहीं है? इसलिए जो सिविलियंस हैं, कम से कम इस किस्म की बातें ना करें कि साहब उसको ये कहना बंद करें, उसको वो कहना बंद करें। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जो चल रहा है देयर इज ए रीजन जिसके हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल में पाकिस्तान की आर्मी में तीन पावर सेंटर है। एक तो खुद जो वकार, सॉरी पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश की आर्मी में तीन पावर सेंटर है। एक तो जनरल वकार साहब खुद है, एक ही है जनरल रहमान साहब है। जनरल रहमान साहब ने जनरल वकार को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। डिविजनल कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। वो डिविजनल कमांडर मीटिंग में आना भी चाहते थे, मगर खबर मिल गई जनरल वकार को। जनरल वकार ने उनको बताया कि ना जाएं, मीटिंग में वो नहीं गए। तो वो जो प्लान थी वो फ्लॉप हो गई, वरना तभी उनका तख्ता पलट हो जाता। अब यूनुस साहब चाह रहे हैं कि उनका तख्ता पलट करें। क्यों करें? क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ये इस किस्म की बात नहीं होगी कि टर्की और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके चिकन नेक को काटने की बात करें। जब तक वो हैं तब तक ये बात नहीं होगी कि शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब हिंदुस्तान एक एक्शन ले। और ताकत जो है वो शब्दों से आती है, और शब्दों की ताकत सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गवर्नमेंट इन एक्साइल बनानी है, और हम बना ली है, और हम उसका समर्थन करते हैं। एक सेंटेंस से यू विल फाइंड एक खलबली मच जाएगी। जो वहां पे अवामी लीग के लोग हैं उनमें भी ताकत आ जाएगी। दरअसल में इसके पास है कौन? इसके पास, इनकी कैबिनेट में यूनिट के पास 15 आदमी या तो जमात इस्लामी के हैं, या अंसार बंगला के हैं, या जमातुल मुजाहिदीन के हैं। वो सब कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी थोड़े से हैं, लेकिन उनके आईएसआई से कनेक्शन है, जिस वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। इनकी जो ये चिकन नेक है, इसको काटा जाना चाहिए। और वो चिकन नेक मैं समझता हूँ भारत का एक ऐलान होगा। हमारा तो सजेशन है, बाकी देश जाने। थैंक यू मैम। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। भारत ने हालांकि यहाँ पर तोल मोल कर जवाब भी दिया है। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार यूनुस कर रहे हैं, उसको देखते हुए ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया गया है। इसका क्या असर बांग्लादेश पर देखने को मिलेगा? ये इस बारे में दरअसल दो राय हैं। पहली तो जो वहाँ के व्यापारी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एकदम वहां से सारे कंटेनर हटाना, और क्योंकि भारत ने कह दिया है कि इसे जल्दी खाली करो, तो जो खासकर जो कपड़ा व्यापार वगैरह से जो जुड़े हुए थे वो काफी परेशान हैं।
पर दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के कुछ अशास्त्री नुमा जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे भारत को जितना किराए भाड़े का पैसा मिलता था वह अब सब बंद हो गया है। जहां तक मेरा ख्याल है, इस चीज को यहाँ इस तरीके से समझने की जरूरत है कि आप देखेंगे कि आज से जब लगभग 15 साल पहले आप जब यूरोप जाते तो वहां के सारे ही बाजारों में जितने भी कपड़े जीन्स वगैरह है वो यहाँ के भारत में बने हुए मिलते थे और भारतीय ब्रांड वगैरह मिलते थे और सब पे लिखा होता था मेड इन इंडिया। पर अगर थोड़ी ही दिनों पहले अगर आप यूरोप के मार्केट मॉल्स में जाएंगे तो वहां पे जो सारा भारत का कपड़ा है वो प्रतिस्थापित हो गया है बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के कपड़ों से। तो एक तरीके से जब भारत ने ये सुविधा देना बंद कर दिया है तो उसके जो खासकर कपड़ा व्यापार और दूसरे व्यापार पे एक तरीके का ब्रेक तो लगेगा ही, और इससे जो भारत के कपड़ा व्यापारी हैं उनको पनपने का मौका मिलेगा। तो यह सारी चीजें हैं कि भारत ने जो सुविधा देनी बंद की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जो खासकर शेख हसीना जी हैं उनके समय में एक समझौता हुआ था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनसे जुड़ने के लिए वो पारगमन की सुविधा देने के लिए तैयार थे। तो इससे भारत का केवल पैसा बचता, इससे सिक्योरिटी वगैरह को लेकर कोई खास इतना नहीं है मामला। तो भारत को जो जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं वहां से जो जाकर जो अतिरिक्त जो पेट्रोल का पैसा खर्च करना पड़ता वह आसान हो जाता। और दूसरी बात यह कि हमारे जहाज वगैरह है वो वहां से भी वो सीधे जा सकते थे, बांग्लादेश के अंदर से जा सकते थे। तो जब बांग्लादेश यह सुविधा भारत को देने के लिए तैयार नहीं है तो बदले में भारत को बांग्लादेश को यह सुविधा क्यों देनी चाहिए, तो यह भी अपने आप में एक सोचने का विषय है। तो यह तमाम चीजें हैं। यह वाकई दुखद है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध अभी थोड़े से पटरी से नीचे उतर रहे हैं, जिसका खामियाजा दोनों ही देशों की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें बांग्लादेश की आवाम को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ा देश है तो जिस पे इसके असर हैं वो बहुत ही मामूली। बिल्कुल अरविंद जी, खटास लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जिस तरीके की साजिशें लगातार की जा रही हैं ऐसे में भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। टीपी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मंशा यहाँ पर यूनुस की समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले साजिश करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसके बाद खुद पीएम मोदी से मिलने का समय मांगते हैं। उसके बाद जो मुलाकात हुई भी थी उनकी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान, जब वहाँ पर तमाम नसीहतें दी गई थी, ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर एक नई साजिश बेपर्दा हो जाती है। मंशा क्या है आखिर? देखिए, मैं इस किस्म के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो व्यक्ति जिससे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान का एहसानमंद होना चाहिए था, उस व्यक्ति के राज के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिरा दिया गया, उनके घर पे अटैक किया गया, हर वो एक्शन किया गया जिसमें भारत ने मदद दी थी 1971 में। लिहाजा उनसे वफा की कोई उम्मीद करना ये तो बेकार है। लेकिन हम इतना बता दें कि उनके यहाँ कपास नहीं होती और उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का है? उनका एक्सपोर्ट है कपड़ों का, और कपड़े बनते हैं कपास से। और अगर कपास बंद कर दी जाए तो एक तो उनका पहले ही जो एक्सपोर्ट है वो कम हो चुका है, उनकी 140 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं उन फैक्ट्रियों के बंद होने से। और अब ऊपर से भारत ने बंद कर दिया है उनका वो व्यापार जो भारत के थ्रू होता था, यानी कि एक आध दो जगह को छोड़कर, नेपाल भूटान को छोड़कर करीब करीब सारी दुनिया का में जो बांग्लादेश का व्यापार होता था वो भारत के बंदरगाहों से और भारत के एयरपोर्ट के द्वारा होता था। वो बंद करने की वजह से अब जो वो एक्सपोर्ट करेंगे वो महंगा हो गया और उसके ऊपर टैरिफ लग गई 37%, यानी कि मुनाफा और पैसा खत्म। एज इट इज उनकी जीडीपी गिर रही है, पर कैपिटा इनकम टैक्स गिर रही है, वहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में वो आगे क्या कर सकते हैं अलावा इसके कि इतनी सिचुएशन खराब हो जाए कि या तो मिलिट्री टेक ओवर कर ले, जो वहां पे 1 दर्जन बार पहले ही हो चुका है, और या वहां पे सिविल वार हो। लेकिन इनकी स्टेबल गवर्नमेंट का रहना, जो ये अपने आप को समझते हैं, अनलाइकली है। एक बात और है, तीन तरफ से
यानी कि बांग्लादेश है क्या? अगर आप इसकी ज्योग्राफी को देखें तो बांग्लादेश 3 तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है वहां पे समुंदर है, और समुंदर की एंट्रेंस में बेशक बांग्लादेश है, मगर वो एंट्रेंस है तो बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में किसका दबदबा है? बे ऑफ बंगाल में हिंदुस्तान का दबदबा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश पूरा चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, लिहाजा हमारे बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं है। ये तो हमारी आदत रही है एक लूज रोप देने की, जब तक तुम्हारी मर्जी है स्वच्छंद घूमो, जिस रोज लिमिट से बाहर हो जाओगे यही रोप जो दी है ये तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बन जाएगी। हम बिल्कुल कर सकते हैं, और ये वही इशारा है जो आनंद जी ने पहले कहा था, अरविंद जी ने, 1971 में अगर 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध ना शुरू किया होता तो 4 दिसंबर को हिंदुस्तान युद्ध करता पाकिस्तान के ऊपर। आप इसका इशारा जो दर्शक है आपके वो समझ गए होंगे कि इट इज ओनली ए टाइम व्हिच हैज बीन गिवन कि आइदर बेंड योरसेल्फ और पेरिश। बिल्कुल दिस इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, साजिशें बेशक तमाम कर ली जाएं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने को भारत हमेशा तैयार। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।